बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद मुस्लिन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एस यू नो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि आप सबको पता है कि हमने केमिस्ट्री क्लास 11 का मॉडल पेपर सेक्शन बी उसका डिटेल्स के साथ हमने अपलोड किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हम सेक्शन सी को भी सॉल्व करें। तो आप सब की रिक्वेस्ट को देखते हुए आज सेक्शन सी को सॉल्व कर लिया गया है और आप इसको एंड तक देखें वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपका सेक्शन सी भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि हर क्वेश्चंस को इजी वे में आप को सॉल्व कराया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये सब मेहनत आपके लिए की जाती है, तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है। तो यकीन करें, ये वीडियो आपकी जब शूट की जाती है तो इसमें फ़ैन भी क्लोज़ होता है ताकि मेरी जो वॉइस है आप सब स्टूडेंट्स तक क्लियरली पहुंच सके और आप सब जो हैं अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंची जा सकें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपके पास स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपको तमाम डाटा यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में ही प्रोवाइड किया गया है। तो आपने जस्ट केयरफुली आपने सब डाटा को 2 फार्मूलाज के बीच में पुट कर देना है। तो सबसे पहले आपने जो इस चीज़ में फाइंड करना है, आपने रेट कांस्टेंट को फाइंड करना है बाय यूजिंग इनिशियल रेट, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से रेट कांस्टेंट को फाइंड करना है बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। तो दोनों के अलग अलग से आइडेंटिटीज़ हैं, आपने उनके बीच में केयरफुली ये तमाम डाटा पुट कर देना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है फार्मूला है, हम इस फार्मूले के बीच में वैल्यूज़ को पुट करने लगे हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट बाय यूजिंग इनिशियल रेट। रेट आपके पास जो है इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो यहाँ से आपने के को सेपरेट कर लेना है स्टूडेंट्स, और रेट की वैल्यू आपको गिवन की गई है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है और ए नॉट की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो ये आपके पास 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसको भी स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे जस्ट राइट कर देना है और आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स, आपके पास जो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट बाय यूजिंग हाफ लाइफ मेथड, तो आपने ये फार्मूला राइट करना है स्टूडेंट्स, के इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट एंड हाफ लाइफ, ठीक है। तो देन आपने यहाँ पे के सेपरेट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो ए नॉट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, आपने इसको याद करके यहाँ पे इसी तरह से 0.693 राइट कर देना है। और इसको जो आपके पास टाइम पीरियड जो आपके पास T1/2 है, ये आपको गिवन किया गया है 100s। तो ये भी आपने इसी तरह से यहाँ पे फार्मूले में राइट कर देना है। तो ये आपके पास जो है 6.93 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3, इंतहाई ईजी। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने अमोनिया का जो मास है वो भी आपने बताना है कि कितना बनेगा जब 200 ग्राम अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि रिएक्टेंट्स जो हमारे पास 2 रिएक्टेंट आपको नज़र आ रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इनमें से जब रिएक्शन स्टॉप होगा तो हमारे पास कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो बच जाएगा, ठीक है, और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास मुकम्मली कंज्यूम हो जाएगा। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को आप देखें स्टूडेंट्स, तो 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड और 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड के मोल ज़्यादा हैं, ठीक है, और 1 मोल जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है, इसके मोल्स कम है। तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है अमोनियम क्लोराइड वो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, वो रह जाएगा, और आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपके पास
ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी इस रिएक्शन के अंदर। तो इसको आगे भी हम जाके मोल्स भी कैलकुलेट करके दोनों रिएक्टेंट्स के फिर हम और क्लियरली हमें समझ आ जाएगी कि कौन सा रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो लिमिटेड है और कौन सा एक्सेसिव रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास राइट कर लेना है, जो आपको बताया 53.5 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। सबके आपने मास नंबर राइट कर लेने, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का। देन आपने वही 9th क्लास वाला फार्मूला मोल्स मास ओवर मोलर मास की इक्वल होता है, आपने राइट करना है। यहाँ पे मास आपको 200 ग्राम जो है अमोनियम क्लोराइड का ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, तो यही आपने नीचे राइट कर देना है और उसके साथ मोलर मास जो हमने भी फाइंड किया है उसके साथ डिवाइड कर देना है। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के 3.738 मोल्स। देन आपने मोलर मास फाइंड करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो आपके पास कैल्शियम का 40 होता है, आपको बताया स्टूडेंट्स। और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो 16 2 32 हो जाएगा, और हाइड्रोजन के भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2, तो ये आपके पास 74 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ जाएगा। और इसका भी जो मास है 100 ग्राम ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको यहाँ पे गिवन किया गया है। तो अब स्टूडेंट्स आपने मास ओवर मोलर मास करके इसके मोल्स भी फाइंड कर लेने हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास आ जाएंगे 1.351। तो स्टूडेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आपने 10 ब्रेड के स्लाइसेस ली हैं और 3 आप ब्रेड के लिए आपके पास चीज़ मौजूद है, तो आपने चीज़ को ब्रेड के ऊपर लगाना है, तो आप सिर्फ चीज़ को 3 ब्रेड के ऊपर लगा पाएंगे, ठीक है। आपके पास बेशक 10 ब्रेड मौजूद हैं, बट आपके पास जो चीज़ है वो 3 ब्रेड के लिए है, अनफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीज़ जो होगी वो आपके पास लिमिटेड रिएक्टेंट है और एक्सेसिव रिएक्टेंट आपके पास जो होगी वो ब्रेड होगा, ठीक है। तो इधर से आपको थोड़ी सी मैंने एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी सेम आप देखें कि 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो 3.738 मोल जो अमोनियम क्लोराइड के होंगे वो रिएक्ट करेंगे 3.738 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ओके। तो वो आपके पास जो है 1.87 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे ये आपके पास कम हो जाएंगे कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको चीज़ की एग्जांपल दी है कि आपके पास 3 ब्रेड की चीज़ मौजूद थी, तो 7 ब्रेड के लिए चीज़ आपकी जो थी वो मौजूद नहीं थी, तो हमें 7 जो आपके पास ब्रेड के लिए चीज़ जो थी वो भी नीडेड है, ठीक है, 10 ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। तो इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पे अगर हमने 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के रिएक्ट कराए हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देन 3.738 मोल को अगर हम रिएक्ट कराना चाहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें 1.87 मोल्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो एक्सेसिव रिएक्टेंट है वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, और हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे आपने राइट कर लेना है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके पास जो है सेकंड नंबर पे आपने कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ अमोनिया को। तो ये भी वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स। तो 1.35 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। आप यहाँ से केमिकल इक्वेशन को देखें कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रही है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास हमारे पास क्योंकि मोल्स कितने हैं उसके 1.351 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कितने अमोनिया बनाएगी, तो आपने 1.35 को आपने स्टूडेंट्स 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के आ जाएंगे 2.70 मोल्स आपके पास अमोनिया के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, तो आपने अमोनिया का मोलर मास फाइंड कर लेना है। तो आपके पास 17 आ जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का आपके पास जो होता है वो 3 होता है। तो आपके पास यहाँ पे 17 ग्राम पर मोल जो है इसका मोलर मास आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने 9th-10th वाला फॉर्मूला लगाना है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो आपके पास मोल्स जो हैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने मोलर मास के साथ, तो मास आपका अकेला हो जाएगा जिसको हमने फाइंड करना था। तो मोल्स आपने अभी जो फाइंड किए 2.70, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके मोलर मास के साथ, तो हमारे पास मास ऑफ अमोनिया भी
फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका अल्टरनेटिव पार्ट। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट डाउन द रिएजेंट एंड कंडीशन यूज टू प्रिपेयर प्रोपानोइक एसिड फ्रॉम फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स हमने प्रोपानोइक एसिड को बनाना है, कंपाउंड्स हमारे पास दिए गए हैं। प्रोपानल से हमने बनाना है, प्रोपेनराइल से हमने प्रोपोनिक एसिड को बनाना है, और मिथाइल प्रोपानेट से भी हमने प्रोपानोइक एसिड को बनाना है। तो स्टूडेंट्स इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट आपने रीजेंट और कंडीशंस को याद कर लेना है, और केमिकल रिएक्शंस भी मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं, तो आप इनको एज इट राइट कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रोपानल एल्डिहाइड है हमारे पास, तो हमने इससे प्रोपानोइक एसिड को बनाना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से देखें, तो रिजेंट आपने पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, ठीक है, और कंडीशन आपने ऑक्सीडेशन करानी है इसकी, ठीक है। और प्रोपानल आपने लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे, और उसको आपने कंडीशन गिवन कंडीशन दी आपने, ठीक है, रिजेंट भी दिया आपने, तो वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड के अंदर। तो सिंपल आपने देखें प्रोपानल से प्रोपानोइक एसिड बना लिया है। अगर आप चाहें तो आप नीचे वाली इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो इसमें कोई मार्क्स आपके डिटेक्ट नहीं होंगे। अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। तो प्रोपानल मैंने यहाँ पे बनाया है, CHO जो आपके पास लास्ट में अगर CHO लिखा हो तो ये एल्डिहाइड होता है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और आपके पास यहाँ पे प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्रोपानल से हमने प्रोपानोइक एसिड बना लिया है। अब हम प्रोपेन ट्राइल से बनाएंगे, तो उसके लिए रिजेंट आपने राइट करने हैं डाइल्यूट HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, AKO का मतलब एक्वस है। और कंडीशन आपने यहाँ पे इसको हीट देनी है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो देन हमारे पास जो है प्रोपेन नेट्राइल से भी हम प्रोपोनिक एसिड बना लेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल इसी तरह से प्रोपेन नेट्राइल लिखना है, और उसके ऊपर ये कंडीशन और हीट नीचे आपने राइट कर देनी है, तो ये आपके पास प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो नीचे वाला आप रिएक्शन भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो है प्रोपेन नेट्राइल, ये आपका फार्मूला इसका लिखा हुआ है, CH3CH2CN+2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस HCl। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो है ये प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है, और साथ अमोनियम क्लोराइड भी बन जाएगा। तो ये भी आप राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मिथाइल प्रोपानेट से आपने बनाना है। तो इसके लिए जब हम प्रोपानोइक एसिड को बनाएंगे तो रिजेंट की हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत होगी, कंडीशन आपने हाइड्रोलाइसिस करनी है इसकी। और मिथाइल प्रोपानेट की बात करें तो मिथाइल प्रोपानेट को हम इसी कंडीशन और रिजेंट के साथ हम प्रोपानोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल अगर आप रीजेंट और कंडीशंस को भी स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं तो देन आप ये केमिकल रिएक्शन जनरल राइट करके आप मार्क्स पूरे ले सकते हैं। तो इसका जो आपके पास रिएक्शन है प्रोपानोइक एसिड में मिथाइल प्रोपानेट जो कन्वर्ट होगा, ये 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले आपके पास जो मिथाइल प्रोपानेट को NaOH के साथ हम रेड कराएंगे, तो ये आपके पास जो है मिथाइल अल्कोहल और CH3CH2 और COO और Na बनेगा, ये साल्ट बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको दोबारा से HCl के साथ रेड कराएंगे, आपके पास प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी क्वेश्चन है। कंसिडर एन अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स, ड्रा पॉसिबल आइसोमर्स, आल्सो राइट देयर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दीज कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आपने इस फार्मूले से जितने भी आइसोमर्स बना सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन किया गया है, तो आपने पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं, उनका सबका स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपने राइट करना है, उनकी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म भी आपने बतानी है और उनका नेम भी बताना है आपने। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के 5 जो हैं आइसोमर्स बनेंगे आपके पास। तो पहला जो आपके पास नेम होगा वो 1-ब्यूटानॉल होगा, और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सामने लिखा है। 1-ब्यूटानॉल आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 1 कार्बन के साथ अटैच कर देना है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन के साथ आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देना है। देन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की बात करें तो ये स्ट्रेट चेन आइसोमरिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। 2-ब्यूटानॉल आपके पास सेकंड नंबर पे बनेगा आइसोमर इसी फार्मूले का, तो उसमें आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर देना, और ये भी स्ट्रेट चेन इसकी आइसोमरिज्म होगी। तो स्टूडेंट 2-मिथाइल प्रोपानॉल, इस
इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ब्रांच चेन इसके साथ टाइप ऑफ आइसोमरिज्म के अंदर आपने राइट कर देना है 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आगे राइट करना है जो राइट किया गया है, और ये भी ब्रांच चेन इसकी आपने टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बतानी है। और लास्ट आपके पास जो 5 नंबर पे आइसोमर बनेगा उसको हम इथोक्सी इथेन कहेंगे, और इसका आपके पास दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल होगा, और ये इसकी जो टाइप होगी आपके पास वो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। ईथर इस फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर पाया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अल्टरनेटिव पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन में सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा, जो 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना रही है, ठीक है। और इसके बीच में जो हीट रिलीज़ हो रही है, एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन का, वो -250 किलो जूल पर मोल है। एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो हमने 3 फैक्टर बताने हैं जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको पता है कि जब हम रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे तो ओबियसली हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वो ज़्यादा मकदार में बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन are removing sulfur trioxide as it form shift equilibrium to the right। स्टूडेंट सिंपल जस्ट हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे, या तो हम क्या करेंगे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की साइड पे उसको कम कर देंगे, क्योंकि आपके पास अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो हम 2 तरीक़ों में से हम क्या कर सकते हैं, इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास है, आपने रिएक्टेंट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है, या आपने सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की जो प्रोडक्ट में जो बन रही है उसको रिमूव करते रहना है साथ साथ, ठीक है, ताकि आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो और हमें जो है वो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की मैक्सिमम अमाउंट मिलती रहे। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स आपने मेंशन करना है प्रेशर को, इंक्रीजिंग द टोटल प्रेशर फेवर द साइड ऑफ गैस मोल्स। आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को देखें क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास टोटल मोल्स जो रिएक्टेंट के हैं वो 3 हैं और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसकी यील्ड में ओबियसली इजाफा होगा। तो जितने भी आपके पास रिएक्टेंट होंगे वो फ़ौरन से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे, जिससे हमारी यील्ड जो होगी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट था प्रेशर, और थर्ड पॉइंट में आपने टेम्परेचर का राइट करना है। तो स्टूडेंट्स एज यू नो कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से आपके पास जो रिएक्शन होता है उसकी प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती है। टेम्परेचर द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। ओबियसली जो आपके पास ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक था, क्योंकि आपके पास जो एंथैल्पी चेंज था वो नेगेटिव के अंदर आ रहा था 250 किलो जूल पर मोल। तो टेम्परेचर की बात करें तो द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक अकॉर्डिंग टू ली चैट्रियर प्रिंसिपल, लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। और उससे आपके पास क्या होती है, इंक्रीज़ होगी। जैसे ही रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वांटिटी के अंदर इजाफा होगा। तो स्टूडेंट ये था सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 का अल्टरनेटिव पार्ट। तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अल्टरनेटिव पार्ट। Compare the reactivity of alkyl halide RF, RCl, RBr, Ri, identifying the test for halogen in alkyl halide with equations। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। जस्ट आपने इसमें रिएक्टिविटी आर्डर बताना है इनका, ठीक है, और उसके साथ आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि ये आर्डर जो है वो कैसे लिखा है हमने, और उसके साथ आइडेंटिफाइंग टेस्ट हमने बताने हैं, ठीक है, विद केमिकल इक्वेशंस के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हैलोजन ग्रुप होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, देन उसके बाद क्लोरीन की उससे कम होती है, ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे कम होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ओबियसली रिएक्शन में उस तरीके से हिस्सा नहीं ले पाएगा, उसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी, ठीक है, और जो बॉन्ड वीक होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब जिस तरह से फ्लोरीन के साथ अगर बात करें एल्काइल ग्रुप की, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है,
ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयोडीन के, सबसे जो लास्ट में लिखा हुआ है आप देखें क्वेश्चन के अंदर Ri, तो उसमें आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो उसका जो बॉन्ड है अल्काइल के ग्रुप के साथ वो बहुत वीक है। तो ओबियसली जो आपके पास Ri जो होगा हमारे पास, उसका जो रिएक्शन होगा उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वीक बॉन्ड आपको पता है स्टूडेंट्स जल्दी ब्रेक होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस के बीच में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के Ri जो है, जो आपके पास आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो ओबियसली ये वीक बॉन्ड है और इसको सबसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, तो Ri की जो रिएक्टिविटी होगी वो ग्रेटर होगी RBr से, और RBr की जो रिएक्टिविटी होगी वो RCl से ग्रेटर होगी, और जो आपके पास सबसे जो कम रिएक्टिविटी होगी वो आपके पास RF की होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी जस्टिफिकेशन के लिए वैसे आपको मैंने ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको बीच में से भी रीड कर लेते हैं। तो बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट्स उसकी रिएक्टिविटी लेस होती है। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ आपको मेंशन करता चलूँ कि जो बॉन्ड लेंथ में ज़्यादा होता है तो वो भी वीक होता है। ठीक है, और जिस बॉन्ड की लेंथ कम होती है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओबियसली आपने देखा होगा कि जो लेंथ में ज़्यादा चीज़ होती है इजीली ब्रेक हो जाती है, उसको तोड़ना आसान होता है, और जो छोटे लेंथ में चीज़ होती है उसको तोड़ना थोड़ा हमारे लिए हार्ड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपने इसको ज़हन में रखना है। आप इसकी जस्टिफिकेशन को रीड करते हैं। रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, CI बॉन्ड इज़ लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट। ठीक है, तो इसी वजह से करके CI की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, मेकिंग इट ईजिएस्ट टू ब्रेक, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अगर हम इसी के अपोजिट देखें, सबसे टॉप में CF की बात करें, तो CF में आपके पास जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। तो ओबियसली ये रिएक्टिविटी में इस तरह से सबसे स्लो होगा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट बी की क्वेश्चन की, आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ हैलोजन इन अल्काइल हैलाइड विद इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको जहाँ पे सिर्फ बताता चलूँ कि आपने जो सिल्वर नाइट्रेट का जो टेस्ट है उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास के कौन सा हैलोजन मौजूद है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आपने हैलोजन्स के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट को डालना है। तो अगर आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट शो होंगे तो आपके पास उसके अंदर क्लोरीन मौजूद होगा। ठीक है, और अगर आपके पास पेल क्रीम प्रेसिपिटेट आपको नज़र आएंगे तो वो उसके बीच में ब्रोमीन की अपीयरेंस को शो करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास स्टूडेंट्स येलो प्रेसिपिटेट आएंगे तो इसका मतलब होगा उसके बीच में आयोडीन मौजूद है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप ये केमिकल इक्वेशंस भी राइट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का अल्टरनेटिव पार्ट। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प हुई हो तो आपने चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना है। पूरी वीडियो आपकी विदाउट फाइन शूट की गई है ताकि आपको मेरी वॉइस जो है क्लियर आप तक पहुंच सके और आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो स्टूडेंट्स मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं, इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपने इथानॉल का रिएक्शन HBr थायोनाइल क्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराना है। ठीक है, तो जस्ट 3 केमिकल रिएक्शन राइट करने हैं आपने और उनकी कंडीशंस को राइट करना है इसके अंदर। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं पहले रिएक्शन की तरफ। तो पहला रिएक्शन आपके पास इथानॉल जो है इसको हम HBr के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और ये आपके पास अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास स्टूडेंट लिखा हुआ है C2H5Br, दिस इज़ अल्काइल हैलाइड, और इसके साथ वाटर आपके पास बनेगा। तो साथ ही स्टूडेंट आपने इसकी कंडीशन मस्ट राइट कर देनी है। आप प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड भी राइट कर सकते हैं और रिफ्लेक्सिंग विद H2SO4 भी राइट कर सकते हैं, दोनों में से कोई आप एक याद कर लें। तो सेकंड जो आपके पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, इथानॉल को आपने थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराना है। उसमें आपके पास दोबारा से अल्काइल हैलाइड बनेगा जिसे हम इथाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसमें स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और HCl आपके पास दोनों गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बबल्स आउट हो जाएंगे।
होंगे, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन है स्टूडेंट्स आपने राइट करनी है, पेरिडीन एज कैटलिस्ट, बेस्ट मेथड एज प्रोडक्ट आर गैसेस। तो थर्ड आपके पास रिएक्शन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का इथानॉल के साथ। तो स्टूडेंट जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे इथानॉल के साथ तो आपके पास दोबारा से एल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड बनेगा, ठीक है, या इसको हम क्लोरोइथेन भी कहते हैं। और उसके साथ आपके पास फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl प्रोड्यूस होंगे। और इसकी जो कंडीशन है स्टूडेंट्स आपने राइट कर देनी है, ड्राई स्टेट होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अल्टरनेटिव लास्ट पार्ट की तरफ। एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल एंड शेप्स ऑफ फास्फीन एंड इथाइन। तो स्टूडेंट्स आपने फास्फीन और इथाइन दो पार्ट दिए हैं आपको, इन दोनों कंपाउंड्स की आपने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फास्फीन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हाइब्रिडाइजेशन होती है फास्फीन की वो sp3 होती है। ज्योमेट्री एंड शेप की बात करें तो ट्राइगोनल पैरामीडियल होते हैं ड्यू टू 1 लोन पेयर ऑन p। और इसी तरह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स वो अप्रोक्सीमेटली 93.5 डिग्री होता है, रिड्यूस फ्रॉम 109.5 बाय लोन पेयर रिपल्शन। तो इथाइन की बात करें नेक्स्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp होती है और ज्योमेट्री शेप इसकी लीनियर होती है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और अगर बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड भी पाया जाता है। और उसके बाद आपके पास 2 कार्बन्स के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड भी होता है और 2CH सिग्मा बॉन्ड भी पाए जाते हैं इसके बीच में। तो स्टूडेंट्स ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली इस वीडियो को लीव करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आई होप आप सबका इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स किया जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।